गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे। झील से आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नदियों के बारे में देखा था। लास्ट टॉपिक था कि ऐसी नदियां जो ज़मीन के अंदर उनका समापन होता है, वो समुद्र तक नहीं जा पाती। उसमें हमने बात की थी लूनी, कातली, सावी, काफी नदी के बारे में। आज हम देखेंगे झील के बारे में। चिल्का झील जो उड़ीसा में पड़ती है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मतलब जैसे कभी ऐसा रहा होगा कि पहाड़ी इलाका ऐसा रहा होगा, यहाँ से ज्वालामुखी फटा होगा और ये जो है फिर इतने बड़े मात्रा में ये ज्वालामुखी निकला और ये इतने हिस्से में ये गहरा वो बन गया। ठीक है, गहराई नुमा वो स्पॉट बन गया जिसमें पानी जमा होता है, पहाड़ों का पानी आके इसमें जमा होता है, ये झील बन गया है। ठीक है, ये लोनार झील है। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील देवताल झील है। यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है। देवताल झील कहाँ है? गढ़वाल हिमालय में जो हिमानी निर्मित है और सबसे ऊंची झील है। ठीक है, सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील है। सामर झील राजस्थान में पड़ती है। नमक का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, मतलब इस झील से नमक कंपनियां बनाती हैं और उसको सेल करती हैं। भारत की प्रमुख झीलें हम उनको देखते हैं। जैसे हमने बात की अभी, चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है, सामर झील राजस्थान। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है। डल झील जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। डिडबाना झील राजस्थान में। कोरेरू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। वेम्बनाथ झील केरल में। जयसमंद झील राजस्थान में। नक्की झील राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर में। इसमें कुछ झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछती है। इसमें जैसे देखिए, ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले इसमें चिल्का झील इंपॉर्टेंट है जो पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, हुसैन सागर पूछता है एग्ज़ाम में। डिडवाना झील पूछता है। पुलिकट झील पूछता है। शेषनाग पूछता है। वेम्बनाथ झील पूछता है। ठीक है, लोकटक झील पूछता है। एग्जाम में पूछता है अक्सर। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील इंदिरा सागर है, जो ओंकालेश्वर तथा सरदार भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील इंदिरा सागर है, जो ओंकालेश्वर, महेश्वर तथा सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश का जलाशय है। ठीक है, अगला टॉपिक इसमें भारत की जलवायु है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अनेक विद्वानों ने भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों में ट्वार्था का जलवायु प्रदेशीकरण काफ़ी प्रचलित है। इस वर्गीकरण आधार पर भारत को निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ट्वार्था जो है, इनके आधार पे जो बांटा गया उसको हम देखते हैं। उसमें पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु देश के उत्तरी पूर्वी भाग तथा पश्चिमी तटीय मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।
उत्तर पूर्वी भाग तथा पश्चिमी तटीय मैदान, जैसे कि ये गुजरात से लेके ये पूरा ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूरा तटीय मैदान उसके बारे में बोल रहा है। और ये उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व का मतलब ये हो गया कि ये कश्मीर से लेके ये इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो ये सब राज्य हैं ना इधर उत्तर पूर्व, ये उत्तर के साइड के जितने राज्य हैं ये उत्तर पूर्व के, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। देश के उत्तरी पूर्वी भाग तथा पश्चिमी तटीय मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर है। कुछ क्षेत्रों में 800 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है से अधिक होती है तथा तापमान वर्ष भर 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, सेंटीग्रेड से अधिक तक रहता है। इस जलवायु प्रदेश के कुछ भागों में तापमान वर्ष भर 29 डिग्री तक रहता है। देश का सर्वाधिक वर्षा कम स्थान मासिनराम जो चेरापूंजी के निकट मेघालय में है, इसी प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसमें क्या ये है कि इसमें साल भर जो औसत तापमान माना जाता है वो 18.2 डिग्री रहता है। हाँ, कुछ भागों में 29 डिग्री तक साल भर में रहता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो भारत में होती है वो मासिनराम चेरापूंजी में होती है, जो कि मेघालय में। ठीक है। इसी वर्षावन जलवायु वाले प्रदेश में, उस कटिबंधी वर्षावन जलवायु वाले प्रदेश में वो पाया जाता है। ठीक है। इन क्षेत्रों में ऊंची आर्द्रता वनस्पति की वृद्धि के लिए अनुकूल है। उच्च आर्द्रता वाली जो वनस्पतियां होती हैं इस उस कटिबंधी वर्षावन वाले जलवायु में ये पाई जाती हैं। उस आर्द्रता वनस्पति की वृद्धि के लिए अनुकूल है, मतलब उस आर्द्रता जिसमें जिन वनस्पतियों में आवश्यक होती है वो वनस्पतियां यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक सघन वर्षावन बोल रहा है, इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सघन वर्षावन है तथा ये वन सदा हरित होते हैं। मतलब यहाँ पे पर्याप्त इनको वर्षा मिलती है, पानी मिलता है और ये सदा हरित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु सह्याद्री के वृष्टि छाया में आने वाले अर्धशुष्क जलवायु के क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय पठार में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस पॉइंट को समझिए। ये बोल रहा है कि सह्याद्री के वृष्टि छाया में आने वाले अर्धशुष्क जलवायु के क्षेत्र को छोड़कर अर्धशुष्क जलवायु छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय पठार में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये सह्याद्री का मतलब ये हो गया, सह्याद्री यही है आपकी, ये जो समझिए इसको कि गुजरात से जो गुजरात के पास से ये जो आया ऐसे, जो ये केरल के पास ये जितनी पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पे जो पहाड़ हैं, पहाड़ की जो ढाल इस तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उसके विपरीत जो वृष्टि छाया प्रदेश बोल रहा है ना यहाँ पर, वृष्टि छाया में आने वाले अर्धशुष्क जलवायु को छोड़कर, मतलब इस तटीय मैदान के पास जो पहाड़ है, इसके जो इस तरफ जो पहाड़ के दूसरी ढाल के तरफ जो प्रदेश हैं उसको छोड़कर पूरे प्रायद्वीपीय पठार जो मतलब है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार जो है इसमें इसकी बात कर रहा है। इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु में ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में भी औसत मासिक तापमान 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है। 18.2 सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। वार्षिक तापांतर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है। वर्षा की मात्रा भी न केवल कम है बल्कि वर्षा ऋतु भी अपेक्षाकृत छोटी होती है। ठीक है। वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा पश्चिम में 76 सेंटीमीटर, पूर्व में 152 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन क्षेत्रों की वनस्पति में वर्षा की मात्रा के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। अपेक्षाकृत नम क्षेत्रों में पतझड़ वालेपन पाए जाते हैं तथा अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों की वनस्पति कांटेदार झाड़ियों तथा पर्णपाती वृक्षों का सम्मिश्रण होती है। ठीक है। इसमें यह कहना है कि
वार्षिक तापांतर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है। वार्षिक तापांतर क्या होता है? वार्षिक तापमात्रा का मतलब ये होता है कि इनके जैसे जन्म मानते हैं हम, वार्षिक तापमात्रा मतलब जनवरी से लेके मान लेते हैं हम, जनवरी से लेके मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक की बात करते हैं। जनवरी से लेके दिसंबर तक के बीच में जो इनका तापमान होता है उसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है। जैसे मान लीजिए कि जनवरी में इनका कुछ तापमान 8 डिग्री तक हो जाएगा, तो फिर जुलाई आते आते वो बहुत बहुत बढ़ के 40-45 तक पहुंच जाएगा तुरंत। फिर उसमें कुछ महीने सितंबर अक्टूबर तक फिर ये एकदम से गिर जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि इसका वार्षिक तापमान अनिश्चित टाइप का होता है और बहुत अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, वार्षिक तापांतर में काफ़ी अधिक ऊंचा का मतलब अंतर ज़्यादा होता है। ठीक है, वर्षा की मात्रा भी न केवल कम है बल्कि वर्षा ऋतु भी अपेक्षाकृत छोटी होती है। मतलब इसमें इनका कहने का मतलब कि वर्षा की मात्रा भी न केवल कम है बल्कि वर्षा ऋतु भी अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसका मतलब ये कहने का है कि यहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, वर्षा कम होती है लेकिन बहुत तेज़ वर्षा होती है, बहुत तेज़ वर्षा होकर ख़त्म हो जाती है, फिर रुक के फिर तेज़ वर्षा होगी। मतलब ये कहने का मतलब इनका है कि वर्षा की मात्रा भी न केवल कम है बल्कि वर्षा ऋतु भी अपेक्षाकृत छोटी है। वर्षा की औसत वार्षिक मात्रा पश्चिम में 76 सेंटीमीटर है और पूर्व में 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब पश्चिम का मतलब ये हुआ, ये हिस्से की बात कर रहे हैं, ये पश्चिम हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। ठीक है, पश्चिम में 76 सेंटीमीटर और पूर्व में 152 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। औसत वार्षिक औसत मतलब वार्षिक औसत। इन क्षेत्रों की वनस्पति में वर्षा की मात्रा के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अपेक्षाकृत नम क्षेत्रों में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। मतलब जब वर्षा भी अनिश्चित रहेगी, कम कहीं होगी कहीं ज़्यादा होगी, तो इसमें यही बोल रहा है ये कि जो नमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। जहाँ नम क्षेत्र ज़्यादा रहता है वहाँ पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, तथा जहाँ सूखा रहता है, जहाँ सूखा रहता है तो वहाँ पे वनस्पति कांटेदार मिलती है, पर्णपाती या सम्मिश्रण होती है। कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं तथा पर्णपाती, और दोनों का मिश्रण भी रहता है, सम्मिश्रण होती है। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ठीक है, यह जलवायु मध्य महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक विस्तृत है। विस्तृत वृष्टि छाया की पेटी में पाई जाती है। ठीक है, वृष्टि छाया जो ऐसी मतलब वृष्टि छाया का मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे कोई पहाड़ है। ठीक है, वृष्टि छाया का मतलब ये हो गया कि पहाड़ की पे जो बादल होते हैं, बादल आपके यहाँ से आए। ठीक है, ये बादल आए, ये ऐसे चलते चलते बादल यहाँ आए और इतनी ऊंचाई होने के कारण ये ऊपर इसके नहीं चढ़ पाते हैं और यहीं पर वर्षा कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे वर्षा कर देते हैं, तो इस तरफ काफ़ी बारिश हो जाती है और इधर की वनस्पति भी हरी भरी होती है, और दूसरे साइड में वर्षा कम रहती है, तो ये शुष्क रहती है। इस साइड में ये शुष्क रहती है, यही वृष्टि छाया होता है। ठीक है, कह रहे हैं ना कि यह जलवायु मध्य महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक विस्तृत वृष्टि छाया की पेटी में पाई जाती है। कम तथा अनिश्चित वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। कम तथा अनिश्चित वर्षा इस जलवायु की विशेषता है। कम होती है, अनिश्चित होती वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा 38.1 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर तक होती है, 72.2 सेंटीमीटर तक, तथा तापमान दिसंबर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 20 सेंटीग्रेड से 28.8 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। ठीक है, दिसंबर में। ग्रीष्म काल में औसत मासिक तापमान 32.8 डिग्री तक होता है। मतलब काफ़ी गर्म रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा रहता है, गर्म रहता है इलाका। ये कहाँ होता है? महाराष्ट्र से लेके, ये जो महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु के इलाके तक में ये
तापमान देखने को मिलता है और वर्षा देखने को मिलती है। वर्षा की सीमित मात्रा तथा अत्यधिक अनियमितता के कारण ये क्षेत्र सूखाग्रस्त रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर इतनी गर्म रहेगा वर्षा भी कम रहेगी। वर्षा 38 डिग्री वर्षा जो रहेगी वो 38 डिग्री और 72 सेंटीमीटर तक रहती 38 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर तक रहती है। और तापमान हाई रहता है, मतलब ग्रीष्म काल में 32 डिग्री से औसत तापमान है, मासिक तापमान 32 है, मतलब ये बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पे वर्षा की सीमित मात्रा होती है तथा अत्यधिक अनियमितता के कारण ये क्षेत्र सूखाग्रस्त रहता है। ठीक है, इस क्षेत्र में कृषि को हानि पहुँचती है। जलवायु के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र केवल पशुपालन तथा शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति में कांटेदार वृक्षों तथा झाड़ियों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, कांटेदार वृक्ष होते हैं और झाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु है उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। उष्ण तथा उपोष्ण थार के मरुस्थल, ठीक है, थार के मरुस्थल के तथा गंगा के मैदान के अधिक नम क्षेत्रों के मध्य स्थित पंजाब से थार तक पहले एक विस्तृत क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहाँ से पाई जाती है? ये जो जहाँ गुजरात से लेके ऐसे हमारा जम्मू कश्मीर ऐसे ये है ना, तो ये पूरा इलाका, ये गुजरात से लेके राजस्थान, गुजरात कह रहे, पंजाब से लेके पूरा राजस्थान का जो इलाका है, गंगा का मैदानी भाग जो है, इसकी बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार के अपेक्षाकृत नम क्षेत्र में स्थित है। ये जलवायु कहाँ से? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में प्रायद्वीपीय पठार के अपेक्षाकृत नम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस क्षेत्र की जलवायु उत्तरी तथा थार के मरुस्थल के बीच संक्रमण प्रकार की है। वर्षा 30.5 सेंटीमीटर तथा 63.5 सेंटीमीटर के मध्य होती है तथा तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, औसत तापमान। ठीक है, ग्रीष्म काल में तापमान ऊंचा होता है, तथा अनेक बार 45 डिग्री तक ये पहुंच जाता है। वर्षा की मात्रा सीमित ही नहीं अपितु अत्यधिक अनियमित भी है। यह क्षेत्र केवल शुष्क कृषि तथा पशुपालन के लिए अनुकूल है। कृषि केवल सिंचाई की सहायता से संभव है। ठीक है, यहाँ पर ये जो इनकी सिंचाई होती है मौसमी नहीं होती है, ये नहरों से अपनी सिंचाई करते हैं। और यहाँ पे वर्षा की बहुत अनियमितता है, वर्षा भी कम होती है और सीमित भी होती है, कम होती है और अनियमित होती है। वर्षा की मात्रा सीमित ही नहीं अपितु अत्यधिक अनियमित भी है। यह क्षेत्र केवल शुष्क कृषि तथा पशुपालन के लिए अनुकूल है। कृषि केवल सिंचाई की सहायता से संभव है। ठीक है, अगला जलवायु पॉइंट है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। राजस्थान के पश्चिमी भाग तथा कच्छ के रण के कुछ भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है तथा कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती। वर्षा की औसत मात्रा 30.5 सेंटीमीटर से कम है। कई भागों में 12 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी होती है। शीतकाल में तापमान अपेक्षाकृत नीचा होता है तथा इस क्षेत्र के उत्तरी भागों में जनवरी में औसत तापमान 11.60 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। ठीक है, इस शुष्क जलवायु के क्षेत्र में वनस्पति आवरण बहुत ही कम है, केवल कांटेदार पौधे और कुछ घास ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये रेगिस्तानी इलाकों की बात कर रहा है राजस्थान, जो ये हमारा है गुजरात से लेके ये अपना कश्मीर, ये बॉर्डर है, थार का रेगिस्तान है, इस क्षेत्र की बात कर रहा है। कच्छ के रण, जो यहाँ पे कच्छ का रण, यहाँ तक की बात हो रही है। ये कह रहा है कि यहाँ पर वर्षा की औसत मात्रा 30.5 सेंटीमीटर से कम है। कई भागों में 12 सेंटीमीटर से भी कम है। ठीक है, इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी होती है। शीतकाल में तापमान अपेक्षाकृत नीचा होता है तथा इस क्षेत्र के उत्तरी भागों में जनवरी में औसत तापमान 11.60 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस शुष्क जलवायु के क्षेत्र में वनस्पति आवरण बहुत ही कम है, केवल कांटेदार पौधे और कुछ घास ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है जलवायु आर्द्र शीतकाल वाली नम उपोष्ण जलवायु। आर्द्र शीतकाल वाली नम उपोष्ण जलवायु। इस प्रकार की जलवायु हिमालय से दक्षिण में एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु हिमालय से दक्षिण में एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश तथा इसके पश्चिम में उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश हैं। आर्द्र शीतकाल वाला यह जलवायु क्षेत्र हिमालय के साथ साथ पंजाब से असम तक विस्तृत है तथा अरावली से पूर्व राजस्थान का क्षेत्र भी इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत 63.5 सेंटीमीटर से 125.4 सेंटीमीटर तक रहता है। ठीक है। ये मतलब ऊपरी हिस्से की बात कर रहा है। ये जो हमारा इतना हिस्सा है यहाँ से, ये कश्मीर लेते हुए ये असम तक की बात कर रहा है। असम तक का जो पूरा इलाका है ये पूरे इलाकों की बात कर रही है। इसमें हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी आ जाएंगे, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल वगैरह, असम के इलाके तक की बात कर रही है। इस जलवायु प्रदेश के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है। जैसे दक्षिण में अभी बात हमने की, राजस्थान का कुछ इलाका है तथा पंजाब का इलाके हैं, तथा पश्चिम में उष्ण तथा उपोष्ण जो थार का इलाका है वो उष्ण तथा उपोष्ण की बात हो रही है। स्टेपी प्रदेश में इसकी बात कर रहा है। ठीक है। कह रहा है कि इसमें पंजाब से असम तक विस्तृत है। पंजाब में कुछ इलाके आते हैं और असम तक ये पूरा विस्तृत है। जलवायु उत्तर साइड की बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में वर्षा 63.5 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर अच्छी खासी वर्षा होती है। इसके उत्तरी भाग में हिमालय से संलग्न क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तथा दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर भी कम होती जाती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है तथा कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से शीतकाल में भी वर्षा होती है। इनका ये कहना है कि इसमें ज़्यादातर वर्षा जो होती है ग्रीष्मकाल में, जो हमारा मानसून आता है उसमें वर्षा होती है, और कभी कभी वर्षा ग्रीष्मकाल के अलावा जाड़े वगैरह में, मतलब शीतकाल में भी होती है। शीतकाल में पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसके कारण जो आंधी तूफान आते हैं, खूब बारिश होती है जाड़े में, शीतकाल में उसके इसी इलाके में होती है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम कभी इसी टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतीय जलवायु। इस प्रकार की जलवायु का प्रमुख क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्रों में सूर्य के सम्मुख तथा इससे भूमि ढालों पर तापमान में काफ़ी विषमता पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पवनों के अभिमुख तथा विमुख ढालों के बीच भी वर्षा में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। ठीक है। इसका ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जैसे कि हाँ, इसको ऐसे देखते हैं, नक्शे से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कश्मीर से लेके जो पहाड़ यहाँ पर हैं, सब पहाड़ हैं, यहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं। तो इसमें क्या है कि ये पर्वतीय क्षेत्र में जो यहाँ से मानसून जाता है, बादल वगैरह जाते हैं, तो इस साइड में खूब वर्षा करते हैं। पहाड़ के मतलब कि पहाड़ के दक्षिणी हिस्सा है उसमें खूब वर्षा करते हैं, उत्तरी हिस्से में कम वर्षा करते हैं। तो उत्तरी हिस्से का जो इलाका होता है वो शुष्क होता है बनिस्बत ये अपना दक्षिणी हिस्से की। तो इधर वर्षा करके बादल निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके उत्तरी साइड में वर्षा कम होती है। ठीक है। हिमालय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम को घटती जाती है। मतलब इसमें जो होता है पूर्व साइड में, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र के जो पूर्व साइड में वर्षा ज़्यादा होती है, यहाँ पे इधर वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ये पश्चिम साइड में जो पहाड़ रहते हैं, इधर वर्षा की मात्रा कम देखने को मिलती है। पश्चिम साइड में मात्रा, पूरब में खूब वर्षा होती है, और जब जैसे जैसे ये पहाड़ी इलाके के पश्चिम साइड में आएंगे, इधर वर्षा कम देखने को मिलती है। कह रहा है पवनों के अभिमुख तथा विमुख ढालों के बीच वर्षा में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। पवनों का अभिमुख, जैसे मैंने बताया कि
पहाड़ का ये जो मान लीजिए पहाड़ है, ये इसका ये मान लीजिए इसका दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे खूब वर्षा करके बादल खूब वर्षा कर देते हैं, तो यहाँ पे खूब हरियाली टाइप का मतलब पेड़ पौधे मिल जाते हैं। लेकिन ये इलाका शुष्क बना रहता है, उत्तरी इलाका, हिमालय का उत्तरी इलाका शुष्क बना रहता है। तो इनके मतलब इनके यहाँ वर्षा खूब भी हो जाएगी, यहाँ पे वर्षा कम हो जाएगी। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि पवनों के अभिमुख तथा विमुख ढालों, जैसे कि पवनों के अभिमुख मतलब जो हवा चलेगी दक्षिण साइड से आएगी, समुद्र की तरफ से आएगी, तो दक्षिण साइड, हिमालय के दक्षिण साइड में हवा वर्षा कर देगी, बादल बरस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हवा पहुँच नहीं पाएगी, इसलिए बादल यहाँ पे पहुँच नहीं पाते, इसलिए वर्षा कम होती है। यही बोल रहा है कि इनके बीच भी वर्षा का अंतर काफ़ी होता है, वर्षा में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। सामान्यतः हिमालय के दक्षिणी ढालों पर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के अभिमुख ढाल हैं, वर्षा की मात्रा उत्तरी ढालों की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि हिमालय के दक्षिणाभिमुख ढालों पर वनस्पति का आवरण भी अधिक होता है। ठीक है, दक्षिण साइड में वनस्पति अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे जो थी क्या जलवायु मिल गए, इतने जलवायु थे। ये जलवायु को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपको जलवायु समझ में आ जाएगा तो इसके नक्शे के आधार पर अगर आप इसको समझेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा जलवायु पड़ेगा, तो भारत के नक्शे को अगर ध्यान में रख के जलवायु को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो हमेशा याद रहेगा। आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में ऋतुएँ जो है हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियो की जानकारी जब ये अपलोड हो तो आपको जानकारी हो जाए। और मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।